गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि प्रकाश लाइट के बारे में। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 और 12 वालों के लिए। कहने का मतलब कि यह जो प्रकाश होता है सबसे पहले तो इसमें एक ठो ऊर्जा है, यानी कि प्रकाश जो होता है यह भी एक प्रकार का ऊर्जा है। इसमें इसकी उपस्थिति में हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु को हम देख भी सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख भी सकते हैं। आप लोग अगर एग्जाम्पल में भी देखे होंगे तो फिर एग्जाम्पल में भी काफ़ी ज़्यादा भी होता है, यानी कि अंधेरे में आप लोगों को कोई भी चीज़ जो भी होता है वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर कोई भी चीज़ है तो फिर हम उसको स्पष्ट देख भी सकते हैं। तो फिर मान लीजिए यह हो जाता प्रकाश। एग्जाम्पल में अगर हम देखना भी चाहेंगे, मान लीजिए कि किसी दो व्यक्ति हैं, एक को प्रकाश में बैठाइए पढ़ने के लिए और एक को अंधेरे में बैठा दीजिए, तो फिर पढ़ कौन पाएगा? जो प्रकाश में बैठा हुआ है वह पढ़ लेगा, जो अंधेरे में बैठा हुआ है वह नहीं पढ़ पाएगा। तो फिर कहने मतलब कि उस प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी की ही उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ को देख भी सकते हैं। अगर हाँ इसकी प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो फिर यह हो जाता प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक प्रकार सा विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। इसी को ही फोटॉन भी कहा था मैक्सवेल ने। तो फिर यह जो इनका स्वभाव जो होता है वह अनुप्रस्थ होता है, और यह जो होती विद्युत उदासीन भी होती। कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता। इसका जो माध्यम होता है, कहने मतलब कि माध्यम दो होता है, सघन और विरल। तो फिर निर्वात में, लेकिन निर्वात जो होता है जहाँ पर हवा ना हो वहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कहने का मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहने का मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इतना तगड़ा होता है। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक ही जा सकता है हमारा प्रकाश। तो फिर यह हो जाए, कहने का मतलब माध्यम जो होता है दो होता है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में तरंग यानी कि प्रकाश जब प्रवेश भी करता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाता है। कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य जो होगा, वेव, यह तो बदल जाता है। कहने का मतलब कि यह बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वह नहीं बदलती। यह हो जाता है प्रकाश की जो चाल होती है यह दोनों पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, कहने मतलब कि अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वह घट भी जाता है, वेग या चाल। तो फिर विरल माध्यम में प्रकाश का चाल जो है बढ़ भी जाता है। विरल माध्यम में अपवर्तनांक जो होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसी कारण से प्रकाश का चाल जो भी होगा वह बढ़ जाएगा। लेकिन सघन माध्यम में जो होता है अपवर्तनांक काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। इस कारण से क्या होगा, प्रकाश जो होगा वह अच्छे से, कहने का मतलब कि देख नहीं सकते। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हो जाएगा वह माध्यम जो भी होता है वह होगा हमारा दो ठो होता ही है। तो फिर यहाँ पर जो भी होगा एक ठो सघन माध्यम होता है, एक ठो विरल माध्यम। तो फिर सघन माध्यम जो भी होता है वह गहन, कहने का मतलब यह जो भी होगा घना होगा। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल में भी देखे होंगे तो फिर मान लीजिए पानी, यहाँ पर पानी है कोई, अगर यहाँ पर भी मान लीजिए यह है अभिलंब, यहाँ से अगर यहाँ कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो फिर यह क्या है, विरल माध्यम। और यहाँ पर वायु है, कहने मतलब कि वायु में जो होता है इसका घनत्व जो भी होगा कम होगा। इस कारण से प्रकाश जो है काफ़ी तेज गति से आएगा और यहाँ तक, कहने मतलब कि आएगा। जैसे ही नदी वगैरह या फिर कहीं पर भी पड़ता है तो फिर वह प्रकाश क्या होगा, हल्का सा जो भी होगा यहीं से ऐसे सीधा ही नहीं जाएगा जिस तरह से आया है, वह जो भी होगा वह काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही तिरछा होकर के भी जाता है। आप लोग अगर इसका एग्जाम्पल भी देखे होंगे तो फिर एक गिलास में जब पानी भी भरे होंगे, कभी भी उसमें अगर हम चम्मच भी डालेंगे कांच का गिलास में, अगर उसको हम जब भी देखेंगे तो फिर वह चम्मच को हम कितना भी सीधा करने का कोशिश भी करें, लेकिन वह चम्मच जो होगा तिरछा ही हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सघन माध्यम होता है। इस कारण से क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है वह घट जाती है। अगर हम विरल माध्यम होता है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यही मार्कर है तो फिर यहाँ जो है हमको स्पष्ट ही दिखाई भी दे रहा है। अगर यहाँ सघन माध्यम होता तो फिर यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं दिखाई देता।
अब समझते हैं यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता हुआ सबसे पहले मान लीजिए कोई भी शीशा या फिर कोई भी गिलास, कोई भी चिकना तल है जो काफ़ी ज़्यादा चिकना हो, जब उस पर प्रकाश की किरणें डाली भी जाएंगी तो फिर वह टकराने के बाद क्या होंगे कि उसी ही तल में यानी कि उसी ही माध्यम में जो भी होंगी वापस भी लौट जाती हैं, यानी कि यह हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई भी आपतित किरण है, आपतित किरण को आई से कहने का मतलब कि परावर्तित किरण को आर से, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक ठो नॉर्मल यानी कि अभिलंब जो होगा रेखा भी खींचा गया रहता है। आई कहने का मतलब कि आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है, और आर यानी कि परावर्तित कोण, परावर्तन और नॉर्मल के बीच का जो कोण बनता है वह परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन का जो नियम होता है कहने का मतलब कि आपतन कोण का मान जो होगा और वह परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो फिर कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई भी जहाँ यहीं से चिकना तल ले लेते हैं, मान भी लेते हैं यहीं पर कोई भी हमारे पास एक ठो शीशा है, यानी कि यहाँ पर जो भी होता PbO2 का कलई भी किया गया रहता है, यानी कि लेड ऑक्साइड का। यहाँ पर जो भी होगा पीछे मान लीजिए कोई भी सफ़ेद यानी कि सिंपल सा ग्लास है, अगर उसको हमको शीशा बनाना है तो फिर यहाँ पर जो भी होगा PbO2 का जो भी होगा लेड ऑक्साइड का कलई पीछे अगर हम कर भी दें तो फिर उसमें हमारा जो इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह दिखने भी लगता है। तो फिर यह क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी मान लीजिए चिकना तल काफ़ी ज़्यादा चिकना है और यहाँ से कोई भी हम आपतित किरण, कहने का मतलब कि जो आने वाली किरणें होती हैं उसको आपतित किरण बोलते हैं, यहाँ तक आती हैं और यहीं से ही टकरा करके फिर यहीं से ही इसी ही माध्यम में क्या होते हैं कि वापस भी लौट जाती हैं। तो फिर यह हो जाएगा हमारा आपतित किरण जो भी होगा आई, और यह जो भी होगा रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब कि वापस लौटने के रिफ्लेक्ट, यानी कि यह भी हो जाएगा हमारा आर। अब यहाँ क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपतित किरण हो जाएगा हमारा आई, परावर्तित किरण हो जाएगा आर। आई और बी, आर के बीच में यानी कि उसके मध्य में जो मिलती है उसको कहने का मतलब कि जो बनता है हमारा नॉर्मल या फिर अभिलंब रेखा बनता है, कहने का मतलब कि यह जो होगा ना अभिलंब होगा, यानी कि यह एकदम से ही सीधा होगा। फिलहाल हमको लग नहीं रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास है 50 है, यानी कि उसकी सहायता से हम बना भी सकते हैं। यानी कि यह जो नॉर्मल रेखा भी होती है वह सीधी ही रहती है। यह अभिलंब जो होगा वह होगा हमारा सीधा ही रहेगा, यह हो जाता है हमारा नॉर्मल, यानी कि यह जो होगा अब इसमें समझते यानी कि आपतित किरण और नॉर्मल यानी कि अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा कोण बनेगा वह कहलाएगा हमारा आपतन कोण। और ठीक यही हाल इधर भी रहेगा, कहने का मतलब कि रिफ्लेक्शन परावर्तन और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वह भी कहलाएगा हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा। कहने का मतलब कि ठीक यही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई भी एक ठो शीशा वगैरह रखना है, यहाँ से प्रकाश को आपतित कराना है, यानी कि जैसे ही प्रकाश आएगा ठीक उसी माध्यम में वापस भी लौट जाएगा, उसका बीच का जो होगा वह अभिलंब कोण बनेगा, यानी कि अभिलंब ही बनेगा। तो फिर उसके बीच यानी कि जो भी कोण होगा अभिलंब से इस यानी कि शीशा, यानी कि मान लीजिए कोई भी चिकना तल है, यह जो हो जाएगा यहाँ तक जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, कहने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल अभिलंब से और यानी कि जो चिकना तल होगा वहाँ से बनेगा। तो फिर अब यहाँ से भी जो भी होगा हमारा मेन क्वेश्चन भी पूछ भी सकता है, यह भी हो जाएगा, कहने मतलब कि यहाँ पर भी होगा हमारा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ पर भी होगा हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण।
तो फिर अब यह जो है प्रकाश वाला यानी कि इसका यह पार्ट 1 है। अब यह लगभग कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा वह आप कल सॉल्व कराएंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में वह होगा हमारा पार्ट 2 प्रकाश का।